अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़हरी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि नैब कानून में अपोजिशन की तरमीम या NRO, कौन सी तरमीम के पीछे कौन सा केस और किसका फेस, क्या नवाज, क्या शहबाज, क्या जरदारी और क्या शुगर माफिया। ऑपोजिशन की मान ली जाए तो सबकी पांचों घी में होंगी। ऑपोजिशन की तरमीम मान ली जाए तो किस किस को फायदा पहुंचेगा, आपको ये भी बताएंगे। 1 अरब से कम करप्शन पर नैब केस खत्म। मुजव्वज़ा ऑपोजिशन तरमीम में यह कहा गया है तोशाखाना केस में नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी बेनिफिशरी होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग पर नैब का इख्तियार खत्म किया जाए। मुजव्वज़ा तरमीम में यह कहा गया चेहरा मरियम नवाज का और केस चौधरी शुगर मिल्स का। तो नैब कानून में ऑपोजिशन की तरमीम या फिर NRO, कौन सी तरमीम के पीछे कौन सा केस और किसका फेस है, क्या नवाज, क्या शहबाज, क्या जरदारी और क्या शुगर माफिया। ऑपोजिशन की अगर मान ली जाए तो सबकी पांचों उंगलियां घी में होंगी। ऑपोजिशन की तरमीम मान ली जाए तो किस किस को फायदा पहुंचेगा, यही हम आपको बता रहे हैं कि 1 अरब से कम करप्शन पर नैब केस खत्म हो जाएगा। मुजव्वज़ा ऑपोजिशन तरमीम में ऐसा कहा गया है। तोशाखाना केस में नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को फायदा पहुंचेगा। मनी लॉन्ड्रिंग पर नैब का इख्तियार खत्म किया जाए। मुजव्वज़ा तरमीम में ऐसा कहा गया है। बिल्कुल, नैब कानून में अपोजिशन की तरमीम या NRO, कौन सी तरमीम के पीछे कौन सा केस और किसका फेस, क्या नवाज, क्या शहबाज, क्या जरदारी और क्या शुगर माफिया। अपोजिशन की मान भी ली जाए तो सबकी पांचों घी में होंगी। अपोजिशन की तरमीम मान ली जाए तो किसको किस में फायदा पहुंचेगा। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया, इस पर बात करने के लिए, अपडेट करने के लिए सुहेल रशीद ने। सुहेल, कौन सी तरमीम के पीछे कौन सा केस और किसका फेस, जरा इसकी तफसीलात बताइए। देखिए, नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के नाम पर अपोजिशन की जानिब से जो तजावीज़ दी गई हैं, उनको अगर हम तफसील से देखें और उनके जो केसेस चल रहे हैं नैब के, उन पर उनको अप्लाई करके देखें तो ये एक ग्रैंड पैकेज बनता है जिसके तहत अपोजिशन के तमाम बड़े जो मेगा करप्शन केसेस हैं नैब के तहत चल रहे हैं, नैब ऑर्डिनेंस के तहत चल रहे हैं, वो खत्म होते लगते हैं। मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। अपोजिशन की जानिब से ये एक तरमीम तजवीज़ की गई कि मनी लॉन्ड्रिंग के जो मुकदमात हैं, मनी लॉन्ड्रिंग पर नैब का इख्तियार खत्म किया जाए। इसका सीधा फायदा पहुंचेगा मरियम नवाज शरीफ को, क्योंकि उनके खिलाफ जो नैब का केस है वो चौधरी शुगर मिल्स का मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक है और नासिर लूथा उसमें अहम गवाह बन चुके हैं। ये केस खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अपोजिशन की तरमीम है कि बैंक डिफॉल्ट पर नैब का इख्तियार जो है वो खत्म किया जाए कि अगर बैंक से कोई कर्ज डिफॉल्ट हो जाता है तो उस पर नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। इसका फायदा पहुंचेगा आसिफ अली जरदारी को, जिनके खिलाफ पार्क लेन रेफरेंस चल रहा है, जिसमें इल्जाम ये है कि ये कर्ज का केस था जिसमें से कर्ज लेकर गबन किया गया। इसी तरह अपोजिशन की तरमीम है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 जो है उसके तहत नैब का जो इख्तियार है वो केसेस पर खत्म किया जाए। हम सब जानते हैं कि जो जाली अकाउंट स्कैंडल का पहला और बुनियादी रेफरेंस है वो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस ही है और इसमें फरियाल तालपुर को रिलीफ मिल जाएगा। ओमनी ग्रुप जो उसके साथ उनके साथ नामजद मुलजिम है उसको भी रिलीफ मिलेगा और खुद आसिफ अली जरदारी को इस केस में भी रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा अपोजिशन की ये तरमीम भी है कि 1 अरब से कम करप्शन पर नैब केसेस खत्म कर दिए जाएं। अब जो तोशाखाना रेफरेंस है जिसमें 3 बड़े नामजद हैं, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी, ये 1 अरब से कम रुपए की करप्शन है, ये केस भी इस तरमीम के तहत खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अपोजिशन की तरमीम है कि जो पॉलिसी साज बॉडीज हैं जैसे ECC वगैरह, इनके जो फैसले होते हैं, इनकी रोशनी में अगर कोई बेज़ाब्तगी या करप्शन सामने आ जाए उनके बाद, तो इस पर नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। अगर ये तरमीम मान ली जाए तो LNG केस जो शाहिद हकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और इमरानुल हक के खिलाफ है, जिसमें आज ज़िमनी रेफरेंस की मंजूरी भी दी गई, ये केस भी खत्म हो जाएगा। नारोवाल सपोर्ट सिटी केस, क्योंकि इसकी भी एक पॉलिसी साज बॉडी में मंजूरी दी गई थी, ये भी खत्म हो जाएगा और एहसन इकबाल और शाहिद हकान अब्बासी को बराह रास्त इसका जो रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा ECC के फैसलों पर ही जो तरमीम तजवीज़ की गई है अपोजिशन पार्टियों की जानिब से, उसकी रोशनी में अगर हम देखा जाए तो जो चीनी का प्राइम मेगा स्कैंडल जिसे नैब करार दे रहा है, उस पर नैब का इख्तियार कार्रवाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि तमाम जो सब्सिडी थी वो जारी की गई थी ECC के फैसलों की रोशनी में ही, लिहाजा सब्सिडी देने वाले और सब्सिडी लेने वाले तमाम इसमें जो है वो रिलीफ के मुस्तहिक बन जाएंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी डिमांड इसमें की गई है कि 1999 से ही इसका इतलाक किया जाए, यानी कि जो इस वक्त जो मेगा करप्शन के 98 केसेस नैब के इस वक्त चल रहे हैं वो तमाम तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये 20 साल का अरसा है और इसमें जाली अकाउंट स्कैंडल के जो 28 केसेस हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा जितने भी बड़े बड़ों पर इस दौरान केसेस बने वो सारे ख़त्म होंगे, क्योंकि इस जो तरामीम पेश की गई हैं, तजवीज़ रखी गई है अपोजिशन की जानिब से, उसके मुताबिक इन तमाम केसेस पर नैब का दायरा इख्तियार ख़त्म हो जाएगा और नैब के पास
अमलन सिर्फ मजारबा स्कैंडल जो है वो बच जाएगा, उसकी तहकीक कर सकेगा, या उस तरह का कोई केस है तो वो उस पर कार्रवाई कर सकेगा। लेकिन उसमें भी अगर प्राइवेट पार्टीज का ही सिर्फ केस बना तो अपोजिशन ने यह भी कह दिया कि उस पर भी नैब जो है वो कार्रवाई नहीं कर सकेगा। यूं एक ग्रैंड पैकेज था जो कि पेश किया गया था अपोजिशन की जानिब से, जिस पर हुकूमत की जानिब से मुखालफत की गई है और हमने देखा कि मुस्तरद किया गया हुकूमत की जानिब से इस बिल को, और इसमें तमाम जो फ़ायदा होना था ये तमाम बड़े बड़े चेहरे थे जो हमने आपके सामने जिनके नाम रखे। जी ये ग्रैंड पैकेज था जो कि पेश किया गया है। सुहेल रशीद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नैब कानून में अपोजिशन की तरमीम या एनआरओ, कौन सी तरमीम के पीछे कौन सा केस और किसका फेस, क्या नवाज, क्या शहबाज, क्या जरदारी और क्या शुगर माफिया। अपोजिशन की मान ली जाए तो सबकी पांचों की में होंगी। अपोजिशन की तरमीम मान ली जाए तो किसको किस में फायदा पहुंचेगा, इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको इस अहम खबर से हम अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि अपोजिशन तरमीम में अहम रहनुमाओं के मुकदमा खत्म करने का ये ग्रैंड पैकेज है जो कि दिया गया है, और 1 अरब से कम करप्शन पर नैब केस खत्म। पाकिस्तान और इमरान खान के इकट्ठे चलने की कोई गुंजाइश नहीं है। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने साफ साफ कह दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। जाले चेयरमैन ने कहा कि हमें धरना देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आधे रास्ते तक पहुंचेंगे और इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी। इस हवाले से देखिए रियाज अहमद की रिपोर्ट। लाहौर में बिलावल भुट्टो की सियासी बैठक, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात। शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो बोले, हुकूमत गिराने के लिए धरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आधे रास्ते में पहुंचेंगे और हुकूमत गिर जाएगी। इमरान खान के पास तो पाकिस्तान के अवाम खड़े नहीं थे, और ये बात का सबूत इसमें था कि जब वो धरना देते थे, एहतजाज करते थे, तो अवाम ही नहीं होते थे वहाँ। जब पाकिस्तान के इस वक्त अपोजिशन जमाते हैं, हम बाहर निकलते हैं तो धरना की जरूरत ही नहीं होगा, आधा रास्ता में हम पहुंचेंगे, इमरान खान का हुकूमत गिर जाएगा। शहबाज शरीफ बोले, अपोजिशन का मुंह बंद करने के लिए जो कुछ किया गया दुनिया ने देखा। एहतसाब के नाम पर बदतरीन इंतकामी कार्रवाई हो रही है। हमने तो इन 2 सालों में जो जबर तशद्दुद, जो नाइंसाफी जो बरती गई और जो यकतरफा जो नैब न्याजी गठजोड़ की कार्रवाई अपोजिशन के मुंह को बंद करने के लिए जो की गई, वो पूरी दुनिया ने देखा। बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि वो इस हुकूमत को ही जायज नहीं समझते। जायज हुकूमत बने ताकि वो जो भी करे वो हकीकी मानों में कौम की नुमाइंदगी नजर आए, और फिर जाहिर है कि हमारी जो प्रायोरिटीज होंगी वो मुल्क की मईशत को उठाना होगा। तीनों रहनुमाओं ने ईद के बाद रहबर कमेटी का इजलास बुलाने और फिर APC के इनेकाद पर इत्तफाक किया। कौन करेगा रहनुमाई, बिलावल भाई या शहबाज भाई? मीडिया टॉक में पहले आपकी बाज़गश, कहीं APC ही ना छूट जाए। शहबाज और बिलावल एक दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश करते नजर आए। बिलावल ने कहा क़यादत शहबाज शरीफ करेंगे। बिलावल की बात सुनकर शहबाज शरीफ की गोया सांस हलक में अटक कर रह गई। फौरन ही बोले, भारी जिम्मेदारी जवान कंधों पर होनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब मेरे साथ राब्ता में था, ऑन द फोन राब्ता में था, मौलाना साहब के साथ राब्ते में थे, और हम अपोजिशन का काम तब भी चला रहे थे। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने है, सेहतियाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है, और आप देख मगर मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। सेहतियाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है, और आप देख मगर मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। तो अपोजिशन जमातें बहुत अरसे से PTI हुकूमत के खात्मे के दावे कर रही हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ क्या दावे करती रही है, आपको दिखाते हैं। कोई मुज़ाकरात की जरूरत नहीं, आओ तो इस्तीफा साथ लेकर आओ। दरख्त के जड़ें काट दी गई हैं, एक और झटका देकर गिरा देना। पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि ये वजीर आजम नहीं रहेगा, ये सिलेक्टेड वजीर आजम को जाना पड़ेगा, और अगले साल तक हमारा नया वजीर आजम होगा। जाना पड़ेगा। मैं माइंड नहीं करता ये, क्योंकि ये मैटर नहीं करता। समंदर PTI के सिलेक्टेड वजीर आजम को बाहर ले जाएगा, इसका बदली वजीर आजम को घर भेजेंगे। ये हुकूमत नाकाम हो गई, इमरान खान को जाना होगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर कोई भी पाकिस्तान में धरने का एक्सपर्ट है वो यहाँ खड़ा है।
चैलेंज लेके मजा आता है। मौलाना आ रहा है, ये कर देगा। आज हम 24 साल से हलवा खाने के लिए आए। मुझे अल्लाह ने ट्रेन किया हुआ मुकाबला करने के लिए। सब इकट्ठे हो जाओ, एक आदमी को नहीं छोड़ूंगा जिसने इस मुल्क का पैसा चोरी किया। अलीम खान ने शहबाज शरीफ को मीनार पाकिस्तान पर जलसे का चैलेंज दे दिया। कहते हैं वो मीनार पाकिस्तान पर कुर्सियां लगवाकर देने के लिए तैयार हैं, मियां साहब जलसा भरकर दिखा दें। सूबाई वजीर ने वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत के खिलाफ खड़ा होना आसान नहीं होता। वो समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू कर रहे थे। हुकूमत के खिलाफ खड़ा होना होता है, ये इतना आसान नहीं होता। तो मियाँ साहब को भी हिम्मत करनी चाहिए। हमने गर्मियों में भी एहतजाज किए हैं, बारिशों में भी किए हैं, तो ये भी हिम्मत करें। अगर कौम इनके साथ है तो पता लग जाएगा। जरा सड़क पर निकल के तो देखें, इतना आसान नहीं है जितना ये समझते हैं। मीनार पाकिस्तान हाजिर है, मैं कुर्सियां भी खुद लगवा दूंगा। मैंने 4 दफा कुर्सियां लगवाई हैं मीनार पाकिस्तान पे। तो मियाँ साहब हौसला करें, मीनार पाकिस्तान भी हाजिर है, कुर्सियां भी मैं लगा के देता हूँ, पानी भी मैं देता हूँ, एक दिन भर के तो दे दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दोहरा मयार खुलकर सामने आ गया। आर्मी चीफ से मुलाकात करने पर रहमान मलिक से बासपुरस का ऐलान कर दिया, लेकिन समा के खिलाफ झूठी ट्वीट करने वाले सईद गनी से कोई सवाल नहीं किया। सईद गनी की झूठी ट्वीट को रीट्वीट करने पर सवाल हुआ तो भोले बन गए। कहा कुछ गलत किया ही नहीं तो मुआफी क्यों? क्या यही है बिलावल भुट्टो की जमहूरियत? मैं एक्सप्लेनेशन मांगूंगा रहमान मलिक साहब से। किस चीज के मैं अपोलोजाइज करूं? झूठी खबरें फैलाना ठीक। किस चीज के मैं अपोलोजाइज करूं? सिपा सालार से मिलना गलत, ये है बिलावल की जमहूरियत। बिलावल भुट्टो जरदारी से रहमान मलिक की आर्मी चीफ से मुलाकात का सवाल हुआ तो आंखें चढ़ाकर बोले कि रहमान मलिक से जवाब मांगा जाएगा। मैं एक्सप्लेनेशन मांगूंगा रहमान मलिक साहब से, लेकिन मैं तो जरूर पूछूंगा। मगर जब समा के खिलाफ जालसाजी पर सईद गनी के खिलाफ एक्शन और वीडियो रीट्वीट करने का सवाल हुआ तो पीपी चेयरमैन ने हेरा फेरी पर ढिठाई बरकरार रखी। भोले बनकर बोले कि उन्होंने तो कुछ गलत नहीं किया। किस चीज के मैं अपोलोजाइज करूं? मैंने कोई गलत रीट्वीट नहीं किया हो। ना गलती का एहसास और ना शर्मिंदगी का इजहार। आर्मी चीफ से मिलने पर रहमान मलिक से बासपुरस और सईद गनी से कोई मवाख्जा नहीं। किस चीज के मैं अपोलोजाइज करूं? बिलावल के तर्ज अमल ने जमहूरियत के अलंबरदारों और इखलाकी उसूलों की हिमायत के दावेदारों की कलाई खोल दी है। आगे आ रहा है, कौन करेगा रहनुमाई? बिलावल भुट्टो जरदारी के दोहरे मयार पर हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल। फैयाजुल हसन चौहान ने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुआफी मांगने का मुतालबा कर दिया है। कहा रहमान मलिक ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकात की है, वो भारत के आर्मी चीफ से तो नहीं मिले। नुसरत सहर अब्बासी ने भी जाले अकायद पर तनकीद के तीर बरसा दिए। झूठी खबर फैलाते रहे, ढिठाई दिखाते रहे। बिलावल भुट्टो का दोहरा मेयार, फयाजुल हसन चौहान को एक आंख ना भाया। समा से गुफ्तगू में कहा बिलावल अपनी गलती पर माफी मांगे। रहमान मलिक साहब ने आर्मी चीफ से मुलाकात कर ली। आर्मी चीफ इस पाकिस्तान के आर्मी चीफ है ना, कोई इंडिया के आर्मी चीफ से मुलाकात तो नहीं की। सईद गनी साहब ने एक झूठा ट्वीट किया और उसके बाद जनाब ये साहब बहादुर इन्होंने रीट्वीट कर दिया और इन्होंने भी नहीं पता नहीं किया। इन्होंने भी आगे कोई तालीक और इंस्पेक्टर रखा हुआ है जो इनके नाम से ट्विटर बुलाता है और चलाता है। नुसरत सहर अब्बासी का कहना था जमहूरियत के नाम पर लूटमार करने वालों की हकीकत कौम के सामने अया हो चुकी। मुझे ये बताइए कि एक होती है गलती दानिस्ता, एक होती है नादानिस्ता। ये डेलिबरेटली की गई है, ये इंटेंशनली की गई है। बिल्कुल। यानी एक अगर वो गलती हो गई, आपके हाथ से हो गई, ये हो नहीं गई, ये की गई है। जब की गई है तो लाजमी ये ढिठाई है। नुसरत सहर अब्बासी ने सिंध में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाया। कहा कि बिलावल बताएं असासे कैसे बढ़े। कराची में तबाहकुन बारिश पर समा की जोरदार कवरेज ने सिंध सरकार की अहलियत और काबिलियत का पोल खोल दिया।
घबराई हुई सिंध सरकार ने नाअहली छुपाने के लिए जालसाजी का सहारा लिया। वजीर तालीम सईद गनी सबा टीवी के नाम से झूठी वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने लगे। बिलावल भुट्टो ने भी जालसाजी से बनाई गई वीडियो रीट्वीट कर दी। समा ने सईद गनी के झूठ का पर्दा चाक कर दिया। 24 घंटे गुजर गए, ना सईद गनी ने माफी मांगी, ना चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया। थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था, लेकिन ये चीज सब में तो नहीं होती। सिंध के वजीर तालीम ने साई सरकार की नाअहली छुपाने के लिए झूठ का सहारा लिया। समा की हेडलाइंस में जालसाजी करके उसे ट्विटर पर फैला दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी भी वो वीडियो ट्वीट करके शरीके जुर्म बन गए। समा ने झूठ का पर्दा फौरी चाक कर दिया। समा की जोरदार कवरेज, सिंध सरकार घबरा गई। समा हेडलाइंस को एडिट करके शेयर किया गया, मगर सईद गनी ने अपनी जालसाजी पर मुआफी मांगी, ना ही ट्वीट डिलीट किया। इस हट धर्मी पर और क्या कहा जा सकता है। थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। तो सियासी रहनुमाओं ने साइंस सरकार को आईना दिखा दिया। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं सईद गनी ऊट पटांग बातें कर रहे हैं, वो सिंध के अवाम से मुआफी मांगे। आलमगीर खान बोले सूबाई वजीर को शहरियों की आंखों में धूल झोंकने पर शर्म आनी चाहिए। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने सईद गनी को आईना दिखा दिया। कहा कि सिर्फ बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसों से अवाम के मसाइल हल नहीं हो सकते। सिंध हुकूमत की नाअहली की वजह से कराची के अवाम परेशानी से दो चार हैं। वो बिल्कुल ऊट पटांग बातें करते हैं, परफॉर्मेंस जीरो है और वो सिर्फ सियासत पे सिंध को चला रहे हैं, जो कि हो नहीं सकता। अवाम से माफी मांगे कि उन्होंने जो पिछले 10-15 साल 20 साल उनकी हुकूमतें रही हैं और जो सारे पैसे थे वो किधर गए। पीटीआई रहनुमा आलमगीर खान ने सईद गनी की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। कहा कि दूसरों पर इल्जाम तराशी से जमीनी हकाइक छुपाए नहीं जा सकते। एक कलमदान इसके पास था कराची के बल्दियात, सिंध के बल्दियात, इससे लिया गया क्योंकि परफॉर्म नहीं कर सके। सच कराची को मालूम है, उसको कैसे झुटलाएंगे। इस शख्स को शर्म आनी चाहिए। रुकने कौमी असम्बली सदाकत अली अब्बासी ने जाले रहनुमा की समा पर तनकीद की मजम्मत की। चाहे कि ये कि वो अपनी गलती माने, वो आपके समा चैनल पे इल्जाम लगा रहे हैं तो बड़ा काबिल अफसोस है। पीटीआई रहनुमाओं का कहना था कि बारिश ने कराची में तबाही मचा दी है। पानी की निकासी न होने की वजह से कई इलाकों से लोग नकल मकानी कर रहे हैं, लेकिन साई सरकार जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं। अब से कुछ देर बाद देखिए, काम खुद नहीं करना है, इल्जाम दूसरों पर धरना है। वेलकम बैक। कराची में मॉनसून का तीसरा स्पेल शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। मुख्तलिफ शाहराहों पर बारिश का पानी जमा हो जाने से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बेशतर गली महलों का बुरा हाल है। इस हवाले से देखिए खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। कराची में बारिश के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। कहीं गटर उबल पड़े तो कहीं बरसाती पानी अब तक सर चढ़कर बोल रहा है। मॉनसून का तीसरा स्पेल खत्म हो गया, मगर इंतजामी लापरवाही के बाइस लगातार 2 दिन होने वाली बारिश की तबाहकारियां खत्म न हुई। नॉर्थ नाजमाबाद, केडीए चौरंगी हो या पीपल्स चौरंगी, जगह जगह जमा होने वाला बारिश का पानी शहरियों का इम्तिहान ले रहा है। बेशतर सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रही। बाहर नहीं निकल सकते, अंदर नहीं जा सकते, खाने पीने का सामान नहीं ला सकते, ले जा नहीं सकते कुछ। और जो बस कल से गुजरी है अल्लाह जानता है या हम जानते हैं। लियाकताबाद में अर्बन फ्लडिंग के बाद बदतरीन सूरत हाल है। ये नदी का पानी, ये 3 नंबर से पानी आया है। ये पूरा लियाकताबाद इस टाइम डूबा हुआ है 3-3 फुट कीचड़ के अंदर। दोनों हुकूमतें जो है ना, सूबाई और सेंट्रल, दोनों ने सत्यानाश कर दिया कराची का और जीना हराम कर दिया है बिल्कुल। महकमा बल्दियात की नाअहली के बाद शहरियों ने कानों को हाथ लगा लिए। कहते हैं अब बारिश ना ही हो तो अच्छा है। बारिश के बाद मेट्रोपॉलिटन शहर की बदहाली इंतजामी नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची को मसाइल की दलदल से निकाला जाए, वफाकी वज़रा की वज़ीर आज़म के सामने दुहाई। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट।
रोशनियों के शहर में लोड शेडिंग के अंधेरे, सफाई का अबतर निजाम, उधर बारिश हुई, इधर सीवरेज सिस्टम जाम, पूरा शहर ही डूब गया। सिंध सरकार और कराची के बल्दियाती इदारे तो यकसर नाकाम। वजीर आजम साहब, आप ही शहर कायद के बासियों के जख्मों पर मरहम रखें। विफाकी वज़रा असद उमर और अली जैदी ने काबीना इजलास में कराची के मसाइल उठा दिए। असद उमर बोले, कराची वालों ने तहरीके इंसाफ को वोट दिया। अली जैदी ने कहा, कराची के बेपनाह मसाइल हैं। दोनों वज़रा का कहना था, शहरियों की मुश्किलात में कमी के लिए विफाक को किरदार अदा करना होगा। वजीर आजम इमरान खान की विफाक के ताउन और मुंतखब मकामी हुकूमत की खुद मुख्तारी से मसाइल के हल की यकीन दहानी। कहा, हुकूमत आर्टिकल 140A पर उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद चाहती है। अटॉर्नी जनरल को इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दायर पटिशन की फौरी समाअत के लिए अदालत से इस्तदा की हिदायत भी कर दी। वजीर बल्दियात सिंध नासिर शाह जिला वस्ती के दौरे पर निकले तो गुजर नाले के करीब शहरियों ने घेर लिया। लोग दुहाइयां देते रहे। सूबाई वजीर और हुकूमत को खरी खरी सुना दी। दौरे का अहवाल देखिए इस रिपोर्ट में। देखो जरा मदद अपने आप कर रहे हैं भाईजान, यहाँ पे बिजरा उड़ा रहे, मंगी बने रहे। अब मंगी नहीं है कोई भाई, घर वाले हमारा घर है यार। सूबाई वजीर बल्दियात जिला वस्ती के बारिश से मुतासरा इलाकों को पहुँचे तो मुतासरीन ने घेर लिया। नासिर शाह गुजर नाले से तो पतली गली से ये कहकर निकल गए कि ये लोग नाजायज काब्जीन हैं। साथ ही ये नवीद भी सुनाई कि अगस्त के इख्ताम पर बारिश खत्म हो जाए तो नाले भी साफ हो जाएंगे। दीगर जो सफाई है वो भी इंशाल्लाह अगस्त के एंड तक मुकम्मल हो जाएगी और फिर एक प्रॉपर सिस्टम बनाया जा रहा है ताकि ये जो नाले हैं दोबारा इंक्रोच भी ना हो और इनमें ज्यादा ये जो कचरा गंद है वो भी न जाए। लेकिन नागन चौरंगी पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सईद गनी के झूठ का साथ देना ना भूले। खबरें आ रही थी, हाईलाइट किया जा रहा था, बहुत सारी सोशल मीडिया पे, दीगर मीडिया पे पुरानी तस्वीर भी चलाई जा रही थी। नासिर शाह कराची के मुंतखब मेयर को तो साथ नहीं ले गए थे, लेकिन इल्जाम लगाया कि सोल्जर बाजार में नाले से पत्थर निकाले हैं। कोई हमारी मदद नहीं कर सकता तो कम से कम पत्थर तो नाले में ना डालें। पहले आप नहीं, पहले आपकी जगह पहले वो की रट। कराची में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, जाली क़यादत और वज़रा अपनी कारकर्दगी के बजाय दूसरों पर तनकीद करते रहे। लेकिन सिंध और पंजाब के वज़रा आला की कारकर्दगी क्या रही, आप खुद ही देख लीजिए। मौलाना फजल रहमान के भाई की चार्ज संभालने के बाद पहली बार समा से गुफ्तगू। कहते हैं, सरकारी ऑफिसर हूँ, सरकार OSD बनाए या ऑफिसर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस हवाले से देखिए संजय साधवानी की रिपोर्ट। मौलाना फजल रहमान के भाई और खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अफसर की तैनाती सियासी या मेरिट पर, ज़ियाउर रहमान ने लबकुशाई कर दी। कराची के जिला वस्ती के डिप्टी कमिश्नर का ओहदा संभालने के बाद पहली बार मीडिया का सामना हुआ तो समा से खसूसी गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह कर दिया कि सरकारी अफसर हूँ, सरकार के हर हुक्म का ताबेदार हूँ। ये सरकार का इख्तियार होता है कि वो आपको पोस्टिंग दे या आपको OSD रखे। मुझे उन्होंने पोस्टिंग दी है या OSD रखा है, ये उनका इख्तियार। KP के अफसर की बतौर डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल तैनाती के सवाल पर ज़ियाउर रहमान ने रोक कहा, वो सरकारी नोटिफिकेशन पर सिंध आए हैं, हुकूमत सिंध जब चाहेगी चला जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट 7 साल पहले एक सूबे के अफसर की दूसरे सूबे में तैनाती पर पाबंदी का फैसला दे चुकी है। ताहम वजीर इत्तलात सिंध ने ज़ियाउर रहमान की तैनाती में सारा मलबा वफाक पर डाल दिया। ये सोच उस वक्त वफाकी हुकूमत को क्यों नहीं आई जब 6 माह पहले उन्होंने इनको यहाँ भेजा था। उस वक्त उनको कानून का बात पता नहीं था, उस वक्त उनको ये पता नहीं था कि ये मौलाना फजल रहमान साहब के भाई हैं। कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। वफाक ने जियाली सरकार के मांगने पर ही तो KP के अफसर को सिंध भेजा था। लेकिन हैरत इस बात की है कि NOC तक जारी करने वाली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत समेत सिंध और वफाक तीनों में से किसी को सुप्रीम कोर्ट का हुक्म याद नहीं रहा। संजय साधवानी, समा, कराची। पानी पर पानी फेरने की तैयारी, माजरा क्या है कुछ ही लम्हों में बताएंगे। मौलाना फजल रहमान और मियां शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात में ज़ियाउर रहमान की तैनाती और उन पर तनकीद का मामला भी ज़ेर बहस रहा। लाहौर से देखिए आरिफ मलिक की रिपोर्ट। मौलाना की लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकात। गुफ्तगू के दौरान फजल रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान का तज़किरा। शहबाज शरीफ ने पूछा, मौलाना साहब आपके भाई का कोई इशू चल रहा है? मेरे दौर में वो डिप्टी कमिश्नर खुशाब रहे और इस दौरान कोई मसला नहीं रहा।
मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में जियाउर रहमान को तंग कर रही थी। उनका कराची ट्रांसफर हुआ तो मीडिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया। फजल रहमान का कहना था कि उन्हें मेरा भाई होने की सजा दी जा रही है। आरिफ मलिक, समा, लाहौर। कराची को पानी की फरहमी के लिए सबसे बड़े मंसूबे पर भी पानी फेरने की तैयारी। समा को मिलने वाली दस्तावेजात के मुताबिक मंसूबे पर ज्यादा लागत आने की वजह से शहर को 65 करोड़ गैलन के बजाय सिर्फ 26 करोड़ गैलन पानी देने की तजवीज दे दी गई है। तफसीलात देखिए मंसूर मुगैरी की इस रिपोर्ट में। जब ज्यादा लागत आता है तो कम पानी आता है। कराची का हलक तर करने के बजाय शहर को पानी के लिए मजीद तरसाया जाने लगा। सबसे बड़े पानी के मंसूबे K4 पर भी पानी फेरने की तैयारी की जाने लगी। सिंध काबीना इजलास की दस्तावेजात समा ने हासिल कर ली। तजवीज दी गई है कि मंसूबे पर चूंकि लागत ज्यादा आ रही है, लिहाजा कराची को 65 करोड़ गैलन के बजाय 26 करोड़ गैलन देकर तरखा दिया जाए। यानी जब 4 गुना लागत आता है तो पानी सिर्फ 40% आता है। नए प्लान में पानी की मिकदार 60% कम करने की तजवीज दी गई है। अगर इस पर अमल दरामद किया गया तो कराची जैसे बड़े शहर में पानी की तलब को लेकर ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। अमन हो या जंग, पाक फौज हरदम तैयार है। किसी भी जारियत का जवाब देंगे तो बहुत सख्त होगा। सिपाही सालार ने दुश्मन को दो टोक पैगाम दे दिया है। एटमी और केमिकल हमलों के खिलाफ मजबूत दिफा के हामिल टैंक अल खालिद की आर्मड को रेजिमेंट को सुपुर्द की गई तकरीब। मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ ने आलमी मयार के दिफाई साजो सामान की तैयारी में खुद किफालत की तरफ गामजन हैवी इंडस्ट्री टेक्सला पर एतमाद और इत्मीनान का इजहार किया। सलाहियतों का उन्होंने एतराफ़ भी किया। चलास में फायरिंग से सीटीडी इंस्पेक्टर समेत 5 एहलकार शहीद हो गए। शहीद सब इंस्पेक्टर सिपाही की नमाज जनाजा पुलिस कॉलेज में अदा कर दी गई। इस हवाले से देखिए मंजर शिगरी की रिपोर्ट। कराची में दुकानों पर चीनी सेंचुरी के करीब पहुंच गई। फी किलो कीमत में 5 रुपए इजाफे के बाद 95 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। होलसेलर्स का कहना है अब तो चीनी की किल्लत का कोई मसला नहीं। इसके बावजूद शुगर मिल्स ने 2 रोज में चीनी की बोरी 150 रुपए महंगी कर दी। वफाकी काबीना में 3 बहरानों की गूंज। ICC के हालिया फैसलों की तौसीक भी कर दी गई है। वहाब कामरान की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की बड़ी बैठक में बड़े फैसले। मुल्क में पेट्रोल का बहरान पैदा करने वाले भी अब बचेंगे नहीं। पेट्रोल तहकीकाती कमीशन की मंजूरी दे दी गई। शामिल कौन कौन होगा, मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज ने बता दिया। पेट्रोल की किल्लत जो हुई थी, तहकीकाती कमीशन बनाया गया है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA, अटॉर्नी जनरल के नुमाइंदे, IB और FIA के नुमाइंदे, डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब, CEO पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान पर मुश्तमिल होगा। आटे के मुमकिन बहरान से बचने के लिए काबीना ने गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी। वजीर आज़म इमरान खान ने यह भी 2 टोक कह दिया कि चीनी बहरान हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन और जल्द एक्शन का हुक्म दे दिया। काबीना में ECC के 22 जुलाई के फैसलों की तौसीक। अरकान ने कोरोना कंट्रोल के लिए हुकूमती इकदामात काबिल तारीफ भी करार दिए। घरों में काम करने वाले वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के बिल, PIA के चार्टर लाइसेंस एंड एरियल वर्क सर्विसेज की तजदीद समेत अहम अमूर की मंजूरी दी गई। जबकि वापडा चेयरमैन और मेंबरान की तकरीरियों के लिए कवायद व ज़वाबित का मामला मुअख्खर कर दिया गया। स्पोर्ट्स न्यूज शामिल करते हुए आपको बताएं कि कौमी टीम के बैटिंग कोच यूनुस खान कहते हैं इंग्लैंड जीतने के लिए आए हैं। कौमी क्रिकेट टीम में वापसी के जतन। फास्ट बॉलर जुनैद खान ने खुद को फिट रखने के लिए मुनफरिद अंदाज में ट्रेनिंग शुरू कर दी। इंग्लिश फास्ट बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड ने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेटें मुकम्मल कर ली। मगर ब्रॉड के बाद मैदान में कदम रखने वाले पाकिस्तानी बॉलर्स ने कितनी कामयाबियां समेटी, आइए देखते हैं। और कराची की मवेशी मंडी में इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये हमें बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी। मैं इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। ये ब्लॉक 4 है और मेरे पीछे आपको नजर आने वाला ये पानी है, ये बारिश के बाद यहाँ पर जमा हुआ है। उसके बाद सूरत हाल ये है कि यहाँ पर तमाम जानवरों को हटा दिया गया है। हमारी व्यापारियों से बात हुई, वो कहते हैं कि इंतजामिया की जाने से सिर्फ VIP ब्लॉक्स में जो है पानी निकाला गया है, लेकिन जो जनरल ब्लॉक्स हैं उसकी हालत आप खुद देख सकते हैं। अक्सर यहाँ पे जो व्यापारी थे वो घर चले गए हैं सस्ते जानवर बेचने के बाद, और कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो सड़कों पर अपना जानवर बेच रहे हैं और वो भी सस्ता बेच रहे हैं। हमारी इंतजामिया से बात करने की कोशिश की तो इंतजामिया कहती है कि हम काम कर रहे हैं, हम पानी निकाल रहे हैं, लेकिन सूरत हाल आप मेरे पीछे देख सकते हैं। व्यापारी कहते हैं कि उनका सख्त नुकसान हुआ है इस साल, और एक तरफ तो वैसे ही जानवर नहीं बिक रहा था और उसके बाद ये नुकसान हमारे लिए बहुत बड़ा है। जी, डिग्री MPhil की मगर काम चौकीदारी, आपको बुलवाते हैं जिला खैबर के नूर बरजान से।
कुफर में वक्त गुजर सकता है लेकिन जुल्म में नहीं गुजर सकता, लेकिन मैंने जुल्म में वक्त गुजर के दिखाया। पेशावर में शेख जाहिद इस्लामिक सेंटर के गेट पर चौकीदारी करता ये है नूर मरजान, जिसने एमफिल कर रखा है, मगर हर रोज 16 घंटे साहिबान के लिए गेट खोलता है और सलाम करता है। नूर मरजान समा के प्रोग्राम नया दिन का मेहमान बने तो अपनी जिंदगी की दास्तान सुनाई। असिस्टेंट सुपरडेंट से असिस्टेंट हेड बेरा लगा दिया, वो भी बगैर किसी वजह बताए, फिर भी उनका दिल नहीं भरा, तो फिर बेरे के बाद फिर हॉस्टल चौकीदार, मेरा हुकूमत से दरखास्त है कि कम से कम टीचिंग की पोस्ट दिया जाए। 20 साल से इस गेट पर चौकीदारी करते नूर मरजान ने नौकरी के लिए कई दरखास्तें की, कमीशन भी पास कर रखा है। वो तालीमी मेयार में क्या तब्दीली लाना चाहते हैं, समा के प्रोग्राम 7 से 8 में बताया। नए जमाने के साथ हम आहंगी पैदा करनी होंगी, हमें स्टडी हावर्स को तोड़ से स्कूल में कम करना होंगे, सब्जेक्ट को थोड़ा सा कम करना होगा, इर्रिलेवेंट सब्जेक्ट को हमने हटाना है। नूर मरजान एक ऐसा इदारा कायम करने की ख्वाहिश रखते हैं जिससे उनके इलाके के लोगों को आला तालीम मैसर हो। और इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।